हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डर की दास्तान यूट्यूब चैनल में, जहां आपको अनकही और अनसुनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये एक सच्ची और खौफनाक कहानी है। 5 लोग जाते हैं सच की तलाश में, लेकिन उनको क्या मालूम था कि यहाँ उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी जिंदगी एक बदल देगा। तो शुरू करते हैं आज की यह कहानी। राजस्थान के रेगिस्तान में बसा कुलधरा गांव दिन में सिर्फ टूटी दीवारों और सुनसान गलियों का खंडहर लगता था, लेकिन रात होते ही वहां की हवा बदल जाती थी। लोग कहते थे कि कुलधरा की रात की हवाएं सिर्फ रेत नहीं उड़ाती, बल्कि उन लोगों की आवाजें भी अपने साथ ले जाती हैं जो वहां अंधेरा होने के बाद रुकते हैं। इसी रहस्य को रिकॉर्ड करने के लिए 5 दोस्तों की टीम एक रात कुलधरा पहुंची। उनमें आरिफ, सना, फहीम, जोया और समीर थे। वे YouTube के लिए भूतिया जगहों पर वीडियो बनाते थे और इस बार उन्होंने तय किया था कि पूरी रात कुलधरा में रुककर सच जानेंगे। सूरज डूबने ही वाला था जब उनकी गाड़ी कुलधरा के बाहर रुकी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि दिन भर रेगिस्तान तप रहा था। समीर ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी सना ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। उसे साफ सुनाई दिया, जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाकर उसका नाम लिया हो। सना, उसने घबराकर बाकी लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। सब हंसने लगे और उसे डरपोक कहकर चिढ़ाने लगे। गांव के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। उसने उन्हें देखा और बिना मुस्कुराए कहा, सूरज डूबने से पहले लौट जाना। आरिफ ने मजाक में कहा, हम तो रात भर रुकेंगे। यह सुनकर बूढ़े ने पहली बार उनकी तरफ सीधी नजर से देखा और कहा, रुक जाना, लेकिन अगर हवा तुम्हारा नाम ले तो कभी जवाब मत देना, चाहे आवाज किसी अपने की ही क्यों न लगे। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। रात गहराने लगी और 5 गांव के बीच एक टूटी हवेली में पहुंच गए। उन्होंने वहीं कैमरे और लालटेन लगाई। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं और छत आधी गिरी हुई थी। बाहर हवा लगातार तेज हो रही थी। समीर कैमरा लेकर हर कोना रिकॉर्ड कर रहा था। तभी स्क्रीन पर उसे गली के मोड़ पर सफेद कपड़े में खड़ी एक आकृति दिखाई दी। उसने तुरंत कैमरा हटाकर फिर उसी दिशा में किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने रिकॉर्डिंग वापस चेक की तो वीडियो में भी कुछ नहीं था, जैसे वह आकृति सिर्फ उसकी आंखों ने देखी हो। कैमरा ने नहीं, कुछ देर बाद हवेली के बाहर किसी के भागने की आवाज आई। टप टप टप, जैसे कोई नंगे पैर रेत पर दौड़ रहा हो। सब चुप हो गए। फहीम टॉर्च लेकर बाहर निकला। बाकी उसके पीछे गए। बाहर कोई नहीं था, लेकिन रेत पर ताज़ा पैरों के निशान बने हुए थे, छोटे छोटे, जैसे किसी छोटे बच्चे के। वे निशान हवेली के पीछे जाकर रुकते थे। वहां एक आधा धंसा हुआ कमरा था, जिसका दरवाजा रेत में दबा हुआ था। हवा उस कमरे की टूटी दरारों से सीटी जैसी आवाज कर रही थी। तभी अंदर से बहुत साफ एक बच्चे की आवाज आई, अम्मी दरवाजा खोलो। जोया चीख पड़ी। सना के हाथ कांपने लगे। समीर ने कैमरा उस दरवाजे पर किया। तभी उसका कैमरा अचानक बंद हो गया, जबकि बैटरी पूरी भरी थी। उसी पल कमरे के अंदर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई अंदर फंसा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। 5 डर कर पीछे हटे। तभी हवा इतनी तेज चली कि रेत उनकी आंखों में भरने लगी, और उसी हवा के बीच उन्होंने एक आवाज सुनी। पहले आरिफ, फिर सना, फिर फहीम, फिर जोया। वह आवाज एक एक करके सबका नाम पुकार रही थी, लेकिन वह इंसानी आवाज नहीं थी। वह सूखी सांसों की तरह हवा में तैर रही थी। समीर ने घबराकर कैमरा फिर चालू किया। स्क्रीन जल उठी, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ 4 लोग दिखाई दे रहे थे। समीर ने कैमरा नीचे किया और देखा, उनके बीच फहीम नहीं था। वह अचानक गायब हो चुका था। सब घबरा गए। वे उसे पुकारने लगे, लेकिन तभी उसी बंद कमरे के अंदर से फहीम की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मैं अंदर हूँ। चारों के शरीर सुन्न हो गए, क्योंकि जिस कमरे का दरवाजा आधा रेत में दबा था, उसमें कोई जा ही नहीं सकता था। आरिफ कांपते हुए दरवाजे के पास गया। उसने टॉर्च अंदर डाली, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। तभी टॉर्च अपने आप बंद हो गई और अंदर से फिर वही आवाज आई, इस बार बहुत धीमी और टूटी हुई, आरिफ जल्दी करो, यहाँ बहुत अंधेरा है। सना रोने लगी। उसने कहा, हमें यहाँ से अभी निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर भागे, उन्हें लगा कि वे गांव के बाहर की तरफ जा रहे हैं। पर 5 मिनट बाद वे फिर उसी बंद कमरे के सामने खड़े थे। सबकी सांसें अटक गईं। वे दूसरी गली से भागे, फिर तीसरी से, लेकिन हर रास्ता घूमकर उसी जगह लाता रहा। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी और दूर कहीं किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी।
समीर ने कांपते हाथों से कैमरा नीचे किया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर कैमरे की स्क्रीन पर नजर गई। स्क्रीन में उसके पीछे फहीम खड़ा था। उसका चेहरा पूरा रेत से ढका था और आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे। समीर चीखकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसी पल कैमरे से अपने आप रिकॉर्डिंग चलने लगी और उसमें एक आवाज आई जो उनकी नहीं थी। आज एक और आवाज हवा ले जाएगी। यह सुनते ही हवेली के पीछे वाले बंद कमरे का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया और अंदर से इतनी ठंडी हवा निकली कि लालटेन तुरंत बुझ गई। पूरा कुलधरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में चारों ने साफ सुना फहीम की हंसी, जो धीरे धीरे बदलकर किसी बच्चे के रोने की आवाज में बदल गई। रात का अंधेरा पूरी तरह कुलधरा पर उतर चुका था और बंद कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने के बाद चारों दोस्त जैसे पत्थर बनकर वहीं खड़े रह गए। समीर के हाथ से कैमरा लगभग छूट गया था। सना रोते हुए बार बार कलमा पढ़ रही थी और आरिफ बार बार फहीम का नाम लेकर उसे पुकार रहा था, लेकिन जवाब सिर्फ हवा दे रही थी, जो हर बार किसी और दिशा से लौटकर वही नाम दोहराती थी। फहीम। बंद कमरे के भीतर इतना घना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी अंदर जाते ही जैसे निगल ली जाती थी। आरिफ ने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया और दरवाजे के भीतर झांका। फर्श पर सिर्फ रेत थी और दीवारें काली धूल से ढकी थीं, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था जो अपने आप चल रहा था। उसमें खरखराहट के बीच किसी के रोने की आवाज आ रही थी। फिर अचानक रिकॉर्डर साफ हुआ और उसमें फहीम की आवाज सुनाई दी। मुझे बाहर निकालो, जल्दी करो, वह मेरे पीछे खड़ा है। जोया चीख पड़ी। उसने आरिफ का हाथ पकड़ लिया और कहा, अंदर मत जाना। लेकिन आरिफ ने डर के बावजूद रिकॉर्डर उठाया। तभी टेप अचानक बंद हो गया और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल रिकॉर्डर अपने आप फिर चालू हुआ, लेकिन इस बार आवाज फहीम की नहीं थी, वह समीर की आवाज थी, जबकि समीर उनके साथ ही खड़ा था। रिकॉर्डर में आवाज आई, अगर तुमने पीछे देखा तो मैं मर जाऊंगा। समीर के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि यह वही वाक्य था जो उसने कभी कहा ही नहीं था। उसने रिकॉर्डर आरिफ के हाथ से झटके से छीन लिया, लेकिन जैसे ही उसने प्ले बटन दबाया, रिकॉर्डर से 5 नहीं बल्कि 6 अलग अलग सांसों की आवाज आने लगी, जैसे कोई छठा इंसान भी उनके बीच खड़ा हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो। सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसी समय हवेली के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई, टप टप टप, जैसे कोई धीरे धीरे रेत पर चलता हुआ दरवाजे तक आ रहा हो। चारों ने एक साथ बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ रेत पर निशान बनते जा रहे थे, जैसे अदृश्य पैर चल रहे हों। वे निशान सीधे हवेली के अंदर आते गए और बंद कमरे के सामने जाकर रुक गए। सना ने कांपती आवाज में कहा, ये हमें अंदर बुला रहा है। तभी रिकॉर्डर में फिर आवाज आई, इस बार एक बूढ़ी औरत की टूटी हुई आवाज, जिसने कहा, जिसने नाम सुना है वह अब लौट नहीं सकता। यह सुनते ही समीर को अचानक लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने झटके से पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कान के पास किसी ने बहुत धीरे से कहा, समीर, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? समीर चीख पड़ा और पीछे हट गया। उसका कैमरा हाथ से गिरकर चालू हो गया। स्क्रीन जल उठी और सबकी नजर उस पर पड़ गई। कैमरे की लाइव स्क्रीन में वे चारों खड़े थे, लेकिन उनके पीछे हवेली के टूटे दरवाजे के पास एक और आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन कपड़े फहीम जैसे थे। आरिफ ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में वह आकृति धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही थी। समीर ने कैमरा बंद करना चाहा, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन में अब वह आकृति बिल्कुल पास आ चुकी थी और जैसे ही उसने सिर उठाया, सबने देखा उसका चेहरा फहीम का था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। वहां सिर्फ रेत भरे 2 गहरे गड्ढे थे और उसका मुंह अजीब तरह से खुला हुआ था, जैसे अंदर पूरा अंधेरा भरा हो। जोया घबराकर भागी और हवेली से बाहर निकल गई। बाकी तीनों उसके पीछे दौड़े, लेकिन बाहर निकलते ही वे रुक गए, क्योंकि पूरी गली में हर घर के टूटे दरवाजों पर कोई खड़ा था। सफेद कपड़ों में लंबी आकृतियां जो हिल नहीं रही थीं, लेकिन उनकी गर्दनें एक साथ उनकी तरफ मुड़ गईं। सना की चीख निकल गई। आरिफ ने उसका हाथ पकड़ा और सब भागने लगे, लेकिन जहां भी मुड़ते वही गली फिर सामने आ जाती और हर बार उन सफेद आकृतियों की संख्या बढ़ जाती। समीर दौड़ते हुए पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि हवेली के बंद कमरे का दरवाजा अब दूर नहीं था,
वह ठीक उनके पीछे चल रहा था, जैसे पूरा कमरा अपनी जगह छोड़कर उनके पीछे सरक रहा हो। अचानक रिकॉर्डर, जो अभी भी समीर के हाथ में था, अपने आप चालू हो गया। उसमें से फ़हीम की हंसी सुनाई दी और फिर बहुत साफ आवाज़ आई, समीर पीछे मत देखना, मैं अभी भी जिंदा हूँ। समीर का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि उसी पल उसके पीछे से किसी ने उसके नाम को बहुत प्यार से पुकारा। वही आवाज़ थी उसकी मर चुकी अम्मी की, जिसे उसने सालों पहले खो दिया था। समीर की आंखों में आंसू आ गए। आवाज़ फिर आई, बेटा मुड़कर देखो, मैं यहाँ हूँ। आरिफ चिल्लाया, मत देखना, लेकिन समीर का शरीर जैसे उसके बस में नहीं रहा। उसने धीरे धीरे गर्दन पीछे घुमाई और जैसे ही उसने देखा, उसकी चीख पूरे कुलधरा में गूंज उठी, क्योंकि उसके पीछे उसकी अम्मी नहीं बल्कि फ़हीम खड़ा था और उसके कंधे पर किसी छोटे बच्चे का कटा हुआ सिर रखा था, जो आंखें खोलकर समीर को घूर रहा था। उसी पल कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग सेव करके बंद हो गया और समीर ज़मीन पर गिर पड़ा। जब बाकी तीनों उसके पास पहुंचे तो समीर बेहोश था, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे। वह धीमे धीमे सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, हम 5 नहीं हैं। रात के लगभग 2 बजे थे और कुलधरा की टूटी गलियों में सिर्फ हवा की सनसनाहट गूंज रही थी। समीर जमीन पर बेहोश पड़ा था, उसके होंठ अब भी कांप रहे थे और वह लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, हम 5 नहीं हैं, हम 5 नहीं हैं। आरिफ ने उसे झकझोर कर उठाने की कोशिश की, लेकिन समीर की आंखें खुली होने के बावजूद उनमें पहचान नहीं थी, जैसे वह किसी और चीज को देख रहा हो जो बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। सना और जोया दोनों रोने लगी। हवा अब इतनी ठंडी हो चुकी थी कि उनके हाथ सुन्न पड़ रहे थे, लेकिन रेगिस्तान की रात में इतनी ठंड असामान्य थी। तभी समीर ने अचानक आरिफ का हाथ कसकर पकड़ लिया और बहुत धीमी आवाज में बोला, वह हमारे साथ चल रहा है। आरिफ ने घबराकर पूछा, कौन? लेकिन समीर ने जवाब नहीं दिया। उसने कांपते हुए कैमरे की तरफ इशारा किया, जो रेत पर गिरा पड़ा था। आरिफ ने कैमरा उठाया, स्क्रीन टूटी नहीं थी। उसने डरते हुए रिकॉर्डिंग वापस चलाई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि वे चारों हवेली से बाहर भाग रहे हैं, लेकिन फुटेज में एक 5वां आदमी भी उनके पीछे चल रहा था। वह न तो भाग रहा था और न ही रुक रहा था, बस बिल्कुल सीधा खड़ा होकर धीरे धीरे सरकता हुआ उनके साथ चल रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन जैसे ही वीडियो के आखिरी सेकंड आए, वह आकृति अचानक कैमरे के बहुत पास आ गई और स्क्रीन पूरी भर गई। उसका चेहरा फ़हीम का था, लेकिन उसकी त्वचा रेत की तरह टूट रही थी और होंठों के बीच से सूखी धूल निकल रही थी। तभी वीडियो अचानक अपने आप रुक गया और स्क्रीन पर एक नया क्लिप दिखा, जो किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। उसमें वही बंद कमरा अंदर से दिखाई दे रहा था, जैसे कोई उसके भीतर बैठा कैमरा चला रहा हो, और दरवाजे के बाहर आरिफ, सना, जोया और समीर खड़े थे। लेकिन यह तो कुछ मिनट पहले की बात थी। उस क्लिप में अंदर से किसी की सांसें सुनाई दे रही थीं और फिर एक धीमी फुसफुसाहट आई। एक और आ गया। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इसका मतलब था कि जब वे बंद कमरे के बाहर खड़े थे तब कोई अंदर से उन्हें देख रहा था। आरिफ ने तुरंत फैसला किया कि अब सुबह होने का इंतजार नहीं करेंगे और किसी भी तरह गांव से निकलेंगे। वे समीर को सहारा देकर मुख्य रास्ते की तरफ भागे, लेकिन कुछ दूर जाते ही उन्हें वही बूढ़ा चौकीदार दिखाई दिया जो शाम को मिला था। वह टूटी दीवार के पास खड़ा था और अंधेरे में उन्हें देख रहा था। आरिफ उसके पास दौड़ा और चिल्लाया, हमें बाहर निकलना है, रास्ता बताओ। लेकिन बूढ़ा हिला भी नहीं। उसने बस कहा, तुमने दरवाजा खुलते देखा है, अब हवा तुम्हें जाने नहीं देगी। सना रोते हुए बोली, फ़हीम कहाँ है? वह जिंदा है या नहीं? बूढ़े ने पहली बार उसकी तरफ देखा और कहा, अगर उसने जवाब दिया है तो वह अब तुम्हारे बीच नहीं रहा। यह सुनते ही दूर से फिर वही आवाज आई, अम्मी दरवाजा खोलो। इस बार आवाज इतनी पास थी जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो। सबने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन रेत पर छोटे पैरों के निशान बन रहे थे जो सीधे बूढ़े चौकीदार की तरफ जा रहे थे। अचानक बूढ़ा पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। उसने कांपती आवाज में कहा, भागो, अभी भागो, वह बच्चा जाग गया है। इतना कहते ही उसकी गर्दन एक झटके से टेढ़ी हो गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मोड़ दी हो, और वह बिना चीख निकाले रेत पर गिर पड़ा। सना चीख मारकर पीछे हट गई। जोया के हाथ से टॉर्च गिर गई और अंधेरा और गहरा हो गया।
उसी अंधेरे में किसी बच्चे की हंसी गूंजी, बहुत पतली, बहुत सूखी, जैसे किसी पुराने टेप से निकल रही हो। फिर समीर अचानक जोर से चिल्लाया, वह सामने है। आरिफ ने टॉर्च उठाकर सामने रोशनी की और उनका खून जम गया। सामने टूटी गली के बीच एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। उसने सफेद कुर्ता पहन रखा था और उसके पैर रेत में धंसे नहीं थे। वह जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में खड़ा था। सना ने कांपते हुए कलमा पढ़ना शुरू किया। तभी वह बच्चा धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा नहीं था, वहां सिर्फ चिकनी रेत थी, जैसे किसी ने पूरा चेहरा मिटा दिया हो। लेकिन जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां 2 गहरे छेद थे जिनसे हवा अंदर बाहर जा रही थी। समीर ने डर से कैमरा उठाया। जैसे ही उसने रिकॉर्ड करना शुरू किया, बच्चा अचानक गायब हो गया। लेकिन कैमरे की स्क्रीन में वह अब भी वहीं खड़ा था और धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रहा था। फिर स्क्रीन पर कुछ और दिखा। बच्चे के पीछे बंद कमरे का दरवाजा था और उसके अंदर फहीम खड़ा था। वह जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था और चिल्ला रहा था, मुझे बाहर निकालो, वह मेरा चेहरा पहनकर घूम रहा है। आरिफ ने समीर से कैमरा छीनकर नीचे फेंक दिया, लेकिन जैसे ही कैमरा रेत पर गिरा, उसकी स्क्रीन अपने आप घूमकर उनकी तरफ हो गई और उसमें अब वे 4 नहीं 5 लोग दिख रहे थे। आरिफ ने कांपते हुए गिनती की 1, वह खुद, 1 सना, 1 जोया, 1 समीर और 5वां कौन। चारों ने धीरे धीरे पीछे देखा। उनके बिल्कुल बीच में एक और आदमी खड़ा था। वही कपड़े, वही चेहरा, वही शरीर, वह आरिफ था। लेकिन दूसरा आरिफ मुस्कुरा रहा था और उसके मुंह से रेत गिर रही थी। सना की चीख पूरे कुलधरा में गूंज उठी और उसी पल असली आरिफ को किसी ने पीछे से पकड़कर अंधेरे में घसीट लिया। बस उसकी आखिरी चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। आरिफ की चीख जैसे ही अंधेरे में गूंजकर अचानक बंद हुई, पूरा कुलधरा फिर से वैसा ही शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सना, जोया और समीर के लिए वह सन्नाटा सबसे बड़ा डर था, क्योंकि अभी कुछ ही सेकंड पहले आरिफ उनके सामने था और अगले ही पल जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे रेत के भीतर खींच लिया था। सना पागलों की तरह आरिफ का नाम पुकारती हुई उस जगह दौड़ी जहां उसे घसीटा गया था, लेकिन वहां सिर्फ रेत थी, न कोई गड्ढा, न खून, न संघर्ष के निशान, जैसे वह कभी वहां खड़ा ही नहीं था। समीर कांपते हाथों से कैमरा उठाकर देखने लगा, शायद रिकॉर्डिंग में कुछ दिख जाए, लेकिन स्क्रीन चालू होते ही उसकी सांस अटक गई। वीडियो में आरिफ को कोई नहीं घसीट रहा था, बल्कि वीडियो में साफ दिख रहा था कि आरिफ खुद मुस्कुराते हुए अंधेरे की तरफ चला गया था और जाते जाते उसने पीछे मुड़कर कैमरे की तरफ देखा था, लेकिन वह मुस्कान आरिफ की नहीं थी। उसके होंठ इतने चौड़े फैल गए थे कि चेहरा फटने लगा था और आंखों से रेत बह रही थी। जोया चीख पड़ी। उसने कैमरा छीनकर दूर फेंक दिया। कैमरा टूटने के बजाय फिर चालू हो गया और इस बार स्क्रीन पर एक पुरानी तारीख चमकी, 18 अक्टूबर 1825। उसके बाद वीडियो अपने आप चलने लगा। उसमें वही कुलधरा था, लेकिन खंडहर नहीं, पूरा बसा हुआ। गांव, हर घर में दिए जल रहे थे, लोग भाग रहे थे और तेज हवा चल रही थी। और फिर स्क्रीन में वही बंद कमरा दिखाई दिया। गांव के लोग एक एक करके अपनी हथेलियां काट रहे थे और दरवाजे के भीतर खून टपका रहे थे, जैसे कोई रस्म निभा रहे हों। फिर वीडियो में एक बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखकर कहा, हमारी आवाजें हवाओं को दे दो ताकि कोई लौटकर यहां से जिंदा न जाए। स्क्रीन अचानक काली हो गई। समीर के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरा बंद करना चाहा, लेकिन इस बार स्क्रीन पर उनका वर्तमान दृश्य लौट आया। सना और जोया उसके सामने थीं, लेकिन स्क्रीन में उनके पीछे आरिफ खड़ा था। वह धीरे धीरे सना के बहुत करीब झुक रहा था, जैसे उसके कान में कुछ कहने वाला हो। समीर ने घबराकर सिर उठाया, लेकिन असलियत में वहां कोई नहीं था। उसने चीखकर सना को पीछे हटने को कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। सना अचानक जम गई। उसकी आंखें फैल गईं और उसने कांपती आवाज में कहा, आरिफ मेरे पीछे खड़ा है ना? जोया ने रोते हुए कहा, मत मुड़ना, मत मुड़ना। लेकिन सना का शरीर जैसे उसके बस में नहीं रहा। उसने धीरे धीरे गर्दन पीछे घुमाई और उसी पल उसकी चीख निकल गई, इतनी तेज कि टूटे घरों की दीवारों से टकराकर वापस आई। समीर और जोया भागकर उसके पास पहुंचे, लेकिन सना जमीन पर गिर चुकी थी।
उसकी आंखें खुली थीं और वह सांस ले रही थी, लेकिन उसके होंठों से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने अपना गला पकड़ रखा था जैसे कोई उसकी आवाज़ छीन चुका हो। तभी दूर उसी बंद कमरे की दिशा से लालटेन जैसी हल्की रोशनी दिखी। हवा अचानक थम गई। पूरा गांव एकदम शांत हो गया। फिर उसी शांति में बहुत साफ कई लोगों की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक और आवाज़ मिल गई। समीर ने जोया का हाथ पकड़ा और सना को उठाकर उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें लगा शायद आरिफ और फहीम वहीं हों। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे उन्हें दिखा कि बंद कमरे के सामने जमीन पर कई पुराने टेप रिकॉर्डर रखे हैं। दर्जनों, शायद सैकड़ों, और हर रिकॉर्डर अपने आप चल रहा था। हर एक से अलग अलग आवाजें आ रही थीं। कोई रो रहा था, कोई दुआ पढ़ रहा था, कोई मदद मांग रहा था, और कुछ सिर्फ हंस रहे थे। उन सब आवाज़ों के बीच समीर ने अचानक अपनी खुद की आवाज़ सुनी जो कह रही थी, मैं मर चुका हूँ, मुझे अंदर मत आने देना। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह वाक्य उसने कभी नहीं कहा था। तभी बंद कमरे के भीतर से एक परछाई बाहर निकली। वह फहीम था, लेकिन उसके पीछे आरिफ भी था। दोनों धीरे धीरे चलते हुए बाहर आए। दोनों के चेहरे पर वही सूखी मुस्कान थी और दोनों की आंखों से रेत गिर रही थी। जोया रोने लगी। उसने कलमा पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी फहीम ने बहुत सामान्य आवाज में कहा, डर क्यों रहे हो? हम अभी भी वही हैं, बस हवा ने हमें सुन लिया है। आरिफ ने हाथ बढ़ाया और सना की तरफ इशारा किया, जिसकी आवाज जा चुकी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब यह भी सुन ली गई। तभी अचानक सारे टेप रिकॉर्डर एक साथ बंद हो गए और पूरे कुलधरा में सिर्फ एक आवाज गूंजी, दरवाजा फिर बंद होने वाला है। जमीन कांपने लगी। बंद कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगा और उसके भीतर अंधेरे में कुछ बहुत बड़ा हिलता दिखाई दिया, जैसे कोई विशाल आकृति जो अभी तक अंदर छिपी हुई थी। समीर ने टॉर्च उस अंधेरे में डाली और उसका खून जम गया, क्योंकि अंदर दीवारों पर हजारों हाथों के निशान थे और उन सब के बीच रेत में धंसा एक इंसानी चेहरा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वह चेहरा आरिफ का नहीं था, वह समीर का था। और उसने आंखें खोलकर कहा, तुम अभी बाहर कैसे हो? बंद कमरे के अंदर। रेत में धंसे अपने ही चेहरे को देखकर समीर के पैरों से जैसे जान निकल गई। वह पीछे लड़खड़ाकर गिर पड़ा और टॉर्च उसके हाथ से छूटकर रेत में जा गिरी। सनाया अब भी आवाज खो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और जोया कांपते हुए समीर को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समीर की नज़र उस कमरे के भीतर जमी थी जहां रेत में धंसा उसका दूसरा चेहरा लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कुलधरा की हवा अचानक पूरी तरह रुक गई, जैसे पूरा गांव सांस रोककर कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। फिर उसी सन्नाटे में बंद कमरे के भीतर से एक धीमी खराश भरी आवाज आई, तुम लोग गलत रात में आ गए। समीर ने कांपते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी उसके पीछे खड़े फहीम और आरिफ ने एक साथ उसका कंधा पकड़ लिया। उनके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे और छूते ही समीर के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने झटके से छुड़ाने की कोशिश की, मगर वे दोनों मुस्कुराते रहे। उनकी आंखों के गड्ढों से रेत झड़ती रही। जोया ने हिम्मत करके पास पड़ा पत्थर उठाया और फहीम के सिर पर दे मारा। पत्थर टकराते ही उसका चेहरा टूटने लगा, जैसे सूखी मिट्टी का बना हो। उसके गाल से एक बड़ा हिस्सा गिरा और अंदर से काला खालीपन दिखा, लेकिन अगले ही पल रेत उड़कर फिर उसी जगह भर गई और फहीम हंसने लगा। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी, वह बिल्कुल वैसी थी जैसी पुराने टेप रिकॉर्डर की फटी आवाज। तभी बंद कमरे का दरवाजा तेजी से बंद होने लगा और अंदर से सैकड़ों लोगों की आवाजें एक साथ चीखने लगीं। समीर ने अचानक महसूस किया कि उसकी जेब में रखा फोन अपने आप वाइब्रेट कर रहा है। उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं था, लेकिन एक नया वीडियो फाइल दिख रहा था जिसका नाम था आखिरी_सांस। उसने डरते हुए वीडियो खोला और स्क्रीन पर वही पांचों दोस्त दिखे, लेकिन यह वीडियो आज रात का नहीं था। इसमें वे कुलधरा आने से पहले होटल के कमरे में बैठे हंस रहे थे और अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक हुई। वीडियो में समीर खुद उठकर दरवाजा खोलता है और बाहर वही बूढ़ा चौकीदार खड़ा होता है जो शाम को मिला था, लेकिन असल में वे उससे पहली बार गांव में मिले थे। वीडियो में बूढ़ा कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, 5 नहीं आए थे, 6 आए थे, एक तो रास्ते में ही साथ हो लिया था। वीडियो यहीं बंद हो गया। समीर का हाथ कांपने लगा। उसने जोया की तरफ देखा, लेकिन जोया का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें डरी हुई थीं,
पर वह कुछ अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी, जैसे चेहरे पर उसका नियंत्रण न हो। उसने धीरे से कहा, समीर, तुमने उसे रास्ते में देखा था ना? सफ़ेद कपड़ों वाला बच्चा। समीर का दिल बैठ गया, क्योंकि उसने वह बात किसी को नहीं बताई थी। सच ये था कि जब वे कुलधरा आते समय सुनसान सड़क से गुजर रहे थे, तो एक पल के लिए उसने हेडलाइट में सड़क किनारे सफ़ेद कपड़ों में एक बच्चे को खड़ा देखा था। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। उसने सोचा था वह भ्रम होगा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, सना अचानक जमीन पर गिर गई और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां रेत पर कुछ लिख रही थीं। जोया ने टॉर्च पास की तो रेत पर साफ लिखा था, हम में से एक पहले ही मर चुका है। तीनों के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। समीर ने तुरंत गिनना शुरू किया, वह खुद, जोया, सना और सामने खड़े फहीम और आरिफ की परछाइयां। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ, रेत पर सिर्फ 4 परछाइयां थीं, जबकि वहां 5 आकृतियां खड़ी थीं जिसकी परछाई नहीं थीं। वह जोया थी। समीर ने डरकर उसकी तरफ देखा। जोया अब भी मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे धीरे सिर तिरछा किया और बहुत धीमी आवाज में कहा, तुमने अभी तक पहचाना नहीं? मैं रास्ते में ही गाड़ी में बैठ गई थी। समीर चीखते हुए पीछे हट गया। तभी जोया का चेहरा फटने लगा। उसकी त्वचा सूखकर रेत की तरह झरने लगी और उसके भीतर से वही बिना चेहरे वाला बच्चा बाहर निकला, जो हवा में तैरता हुआ उनके सामने आ गया। उसकी आंखों की जगह गहरे छेद थे और उन छेदों से इतनी तेज हवा निकल रही थी कि चारों ओर रेत का बवंडर उठने लगा। फहीम और आरिफ की परछाइयां एक साथ उस बच्चे के पीछे घुटनों के बल बैठ गईं, जैसे किसी मालिक के सामने झुक रही हों। बच्चे ने बिना होंठों के आवाज निकाली, दरवाजा बंद होने वाला है और एक आवाज अभी बाकी है। तभी समीर को पीछे से किसी ने धक्का दिया और वह सीधे बंद कमरे के अंदर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर से सना की मूक चीख और हवा की सनसनाहट सुनाई देती रही। कमरे के भीतर अंधेरा नहीं था, बल्कि दीवारों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। समीर ने चारों तरफ देखा और उसका खून जम गया। कमरे की दीवारें पत्थर की नहीं थीं, वे पूरी की पूरी इंसानी चेहरों से बनी थीं। हजारों चेहरे जो रेत में दबे हुए थे और सबकी आंखें खुली थीं। वे धीमे धीमे फुसफुसा रहे थे। कोई दुआ पढ़ रहा था, कोई रो रहा था, कोई सिर्फ उसका नाम ले रहा था, समीर, समीर। फिर सामने रेत से एक हाथ बाहर निकला। वह फहीम का था। उसने समीर का पैर पकड़ लिया और घसीटने लगा। समीर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई, जैसे कमरे ने उसे निगल लिया हो। तभी सामने रेत में धंसा उसका दूसरा चेहरा पूरी तरह बाहर निकल आया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं बाहर जा चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है अंदर रहने की। और उसी पल बाहर से सना की पहली और आखिरी आवाज सुनाई दी, जो पूरे कुलधरा में गूंज उठी, समीर भागो। फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। रात का आखिरी पहर था और कुलधरा की टूटी गलियों पर चांदनी अब फीकी पड़ने लगी थी, लेकिन उस बंद कमरे के भीतर समय जैसे रुक गया था। समीर घुटनों के बल रेत पर गिरा हुआ था। उसका पैर अब भी रेत से निकले। फहीम के हाथ ने पकड़ा हुआ था और सामने उसका दूसरा चेहरा मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई उसकी जगह लेने का इंतजार कर रहा हो। समीर ने पूरी ताकत से अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की और पास पड़ा पुराना टेप रिकॉर्डर उठाकर उस रेत से निकले हाथ पर दे मारा। जैसे ही रिकॉर्डर टकराया, पूरा कमरा एक साथ चीख उठा। दीवारों में दबे हजारों चेहरे एक साथ कराहने लगे और रेत से निकला हाथ पीछे खिंच गया। उसी पल समीर लड़खड़ाता हुआ उठा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा गायब था। वहां सिर्फ दीवार थी, जिस पर सैकड़ों हथेलियों के निशान बने थे और हर हथेली से धीरे धीरे रेत झर रही थी। तभी कमरे के बीच खड़ा उसका दूसरा चेहरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। वह बिल्कुल उसी की चाल से चल रहा था, उसी की सांसें, उसी की आंखें, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, आवाजें कभी मरती नहीं, बस हवा में रह जाती हैं, और आज तुम्हारी आवाज मेरी होगी। समीर पीछे हटता गया। तभी उसे याद आया बूढ़े चौकीदार की बात, अगर हवा नाम ले तो जवाब मत देना। तभी उसे समझ आया कि इस पूरे गांव का श्राप आवाज से जुड़ा है। जो जवाब देता है उसकी आवाज छिन जाती है और फिर वही आवाज हवा बनकर दूसरों को बुलाती है।
उसी समय कमरे की दीवारों में दबे चेहरों के बीच उसे सना का चेहरा दिखा। उसकी आंखें खुली थीं और होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। फिर रेत के बीच आरिफ और फहीम के चेहरे भी दिखाई दिए। सब उसी दीवार का हिस्सा बन चुके थे। समीर का दिल बैठ गया, लेकिन उसी पल उसकी नज़र उस पुराने टेप रिकॉर्डर पर पड़ी जो टूटकर रेत में पड़ा था। रिकॉर्डर अब भी चल रहा था। उसमें फटी हुई आवाज में कुछ सुनाई दे रहा था। उसने झुककर सुना, जब आवाज लौटाओ तभी रास्ता खुलेगा। समीर समझ नहीं पाया, लेकिन तभी उसका दूसरा रूप उसके बिल्कुल सामने आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर समीर का गला पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था और समीर की सांस रुकने लगी। तभी उसके मन में एक बात कौंधी। उसने कांपते हुए अपने ही नाम को जोर से पुकारा, समीर। जैसे ही उसने अपना नाम खुद पुकारा, पूरा कमरा कांप उठा। दीवारों में दबे सारे चेहरे चीखने लगे। हवा अचानक तूफान बनकर कमरे के भीतर घूमने लगी। उसका दूसरा रूप दर्द से चीखकर पीछे हट गया। उसके चेहरे की रेत उड़ने लगी और उसके भीतर से वही बिना चेहरे वाला बच्चा बाहर झलकने लगा। समीर ने फिर पूरी ताकत से चिल्लाया। समीर इस बार टेप रिकॉर्डर फट गया और कमरे की दीवारें टूटने लगीं। रेत के नीचे दबे चेहरे एक एक करके बाहर निकलने लगे, जैसे वर्षों से कैद लोग आज़ाद हो रहे हों। सना, आरिफ और फहीम के चेहरे भी रेत से अलग हुए, लेकिन वे इंसान नहीं थे। वे सिर्फ आवाज़ें थीं जो हवा में घुलकर चीख रही थीं। बाहर अचानक अजान जैसी बहुत दूर की आवाज़ सुनाई दी, जबकि वहाँ आसपास कोई मस्जिद नहीं थी और न ही कोई आबादी। यह आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई और जैसे ही पहली सूरज की किरण कुलधरा की टूटी दीवारों पर पड़ी, बंद कमरा एक भयानक धमाके के साथ फट गया। सुबह जब जैसलमेर की तरफ जाने वाले रास्ते पर कुछ स्थानीय लोग गुजरे तो उन्हें कुलधरा के बाहर रेत में एक कैमरा पड़ा मिला। कैमरा अब भी चालू था। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग सेव थी। वीडियो में सूरज निकल रहा था। टूटी हवेली के सामने सिर्फ एक आदमी खड़ा था। वह समीर था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था और वह कैमरे की तरफ देख रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, हम चारों बाहर आ गए हैं, श्राप खत्म हो गया। फिर वह मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कुछ गलत था। उसके होंठ अस्वाभाविक रूप से फैल गए और उसकी आंखों से रेत गिरने लगी। उसने कैमरे के करीब आकर बहुत धीमे कहा, नहीं, हम 4 नहीं हैं, हम अब भी 5 हैं। फिर उसने कैमरा जमीन पर रख दिया और पीछे हट गया। कैमरे की स्क्रीन में साफ दिखाई दिया कि उसके पीछे 4 और लोग खड़े थे, आरिफ, फहीम, सना और जोया। लेकिन असलियत में वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद वीडियो में समीर ने पीछे मुड़कर उन चारों को देखा और जैसे ही वह उनके पास गया, वे सब एक साथ हवा में बिखर गए। रेत का बवंडर उठा और समीर भी उसी बवंडर में गायब हो गया। कैमरा कई दिनों बाद मिला, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वीडियो की आखिरी आवाज़ आज भी जस की तस रिकॉर्ड है। जब भी कोई उसे चलाता है तो अंत में बहुत धीमे कोई फुसफुसाता है। अगर तुमने ये कहानी पूरी सुनी है तो आज रात कुलधरा की हवा तुम्हारा नाम भी लेगी और रिकॉर्डिंग बंद होने से ठीक पहले एक छठी आवाज़ आती है जो ये कहती है, मैं रास्ते में ही तुम्हारे साथ आ गया था।